देखो बेस थ्योरम जो हम स्टार्ट करते हैं, तो बेस थ्योरम में आपको जो मेन चीज़ें जानने वाली ढंग से समझ लो बेटा, केवल 15 मिनट लगेंगी बस। 15 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज में मुझे कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद पढ़ के सॉल्व करने लगोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में, ये श्योरिटी है, ठीक है ना। तो बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 15 मिनट स्टार्टिंग अगर आप समझ गए बेस थ्योरम की, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। और एक आना है ये क्वेश्चन। तो बेस थ्योरम सबसे पहले आपको ये पता करनी है कि बेस थ्योरम पता कैसे चलेगी हमें। प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे आइडिया लेंगे कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या हमें इसमें बेस थ्योरम लगानी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखाऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। मान लो एक बैग है, 2 बैग दे रखे हैं। एग्जाम्पल से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। मान लिया हमने 2 बैग हमें दे रखे हैं। पहले बैग में रेड बॉल है मान लो 4 और ब्लैक बॉल है 6, ठीक है ना। रेड बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 6, और दूसरा बैग है जिसमें रेड बॉल है 5 और ब्लैक बॉल भी कितनी है 5। 2 बैग आपको दे रखे हैं बेटा, ध्यान से सुनते रहना प्लीज सभी बच्चे। ये आप लिख लो, इस एक्सरसाइज को यहाँ स्टार्ट करोगे ना, ऊपर लिख लेना 5 मार्क्स। ये समझ लो आपको 5 मार्क्स दिलवाएगा ही दिलवाएगा ये टॉपिक, ठीक है। और बहुत आसान है, मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल होने वाला है कुछ। बड़ा आसान है, केवल 15 मिनट में आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक होंगे आपसे। तो देखो क्वेश्चन ये था, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ गए तब, ये ध्यान से सुनना, एक एक जो वर्ड मैं बोलूँगा वो पकड़ना है आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो। क्योंकि 2 बैग दे रखे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि किन क्वेश्चंस में हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बेस थ्योरम क्या होगी वो भी सिखाऊंगा आपको, कैसे लगाएंगे वो बात की बात है। अभी तो बस क्वेश्चन पहचानना कि हाँ ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ना, मेन चीज़ ये है बस। तो आपको बेटा 2 बैग दे रखे हैं। पहले बैग में रेड बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 6, दूसरे बैग में रेड बॉल है 5, ब्लैक बॉल है 5। डन। अब मैंने एक बच्चे को बोला कि बेटा इनमें से एक बॉल निकालो, इनमें से क्या निकालनी है आपको, एक बॉल निकालनी है, और 2 बैग रखे हैं उसके सामने। अब वो गया, उसने आके एक बॉल निकाली और आके मुझे बोला कि सर मैंने बॉल निकाली थी और वो रेड कलर की बॉल निकली है। कौन से कलर की निकली है बेटा, वो रेड कलर की। तो मैं पूछूंगा ठीक है तुमने रेड कलर की बॉल तो निकाल ली, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुमने फर्स्ट वाले बैग में से निकाली है। ये मान लो फर्स्ट बैग है और ये सेकंड बैग, ठीक है ना। क्योंकि ये भी तो हो सकता है जो वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, रेड बॉल निकाल के लाया है, वो सेकंड बैग में से निकाला हो, दोनों बैग में से रेड निकाल सकता है ना। तो एग्जाम में वो ये पूछेंगे आपसे कि ये बताओ कि वो रेड बॉल जो निकाल के लाया है बच्चा, वो फर्स्ट बैग में से निकाली है या फिर सेकंड बैग में से। फर्स्ट बैग से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या सेकंड बैग से निकाली है तो सेकंड बैग से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस बेस थ्योरम हम अप्लाई कहाँ करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, मैं कनेक्ट करूंगा दोनों चीज़ों को। बेस थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ क्वेश्चन में 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में 2 इवेंट बन रही हैं। पहली इवेंट क्या बनी कि बच्चा जाएगा, मैंने किसी बच्चे को बोला बेटा एक दोनों बैग है, इनमें से एक बॉल निकालो, तो बच्चे के माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि कौन से बैग में से बॉल निकालूं। पहले वो बैग सेलेक्ट करेगा अपने माइंड में कि पहले बैग में से निकालूं या फिर मैं सेकंड बैग में से निकालूं। तो सबसे पहले उसके इवेंट क्या बना, सिलेक्शन ऑफ बैग। इसकी प्रोबेबिलिटी अलग हो सकती है। अब उसके बाद जब उसने बैग सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैं इसमें से निकालूंगा, चलो अब वो बॉल निकाल रहा है हाथ डाल के, अब वो बॉल सिलेक्ट करेगा। तो दूसरा इवेंट क्या हो गया बेटा, सिलेक्शन ऑफ बॉल। पहले वो बैग सिलेक्ट करेगा, उसके बाद में क्या सिलेक्ट करेगा, वो बॉल। और जब 2 इवेंट होंगे क्वेश्चन में, हमेशा 2 इवेंट होंगे। बेस थ्योरम जब ही अप्लाई होगा जब क्वेश्चन में 2 कंडीशन होंगी, 2 सिलेक्शन हो रहे होंगे। एक बैग का सिलेक्शन हुआ जैसे, और दूसरा किसका सिलेक्शन हो रहा है, बैग का। उन 2 सिलेक्शन में से किसी एक सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। जैसे एक तो बैग का सिलेक्शन हुआ और दूसरा सिलेक्शन किसका हुआ, बॉल का। तो उसने बॉल का सिलेक्शन करके बता दिया कि भाई मैंने कौन सी बॉल निकाली है, रेड। यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वेश्चन में, गिवन होगी। इस वाले क्वेश्चन में कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि सर मैंने बैग कोई सेलेक्ट किया, उसमें से मैंने एक बॉल निकाली और वो बॉल कौन से कलर की है, रेड कलर की। तो ये उसने साफ क्लियर कर दिया कि भाई मैंने रेड कलर की बॉल निकाली थी बैग में से। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो बॉल जो निकाल के लाया है बच्चा, वो कौन से बैग में से निकाल के लाया है। वो मैं क्वेश्चन में पूछूंगा कि फर्स्ट बैग में से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि वो सेकंड बैग में से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक चीज़ पूछी जाएगी आपसे क्वेश्चन में, तो फर्स्ट बैग से निकालने की या तो सेकंड बैग से निकालने की। तो बेस थ्योरम के लिए मुझे क्या चीज़ समझ में आई, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का,
दो टाइप की इवेंट होंगी हमेशा, दो टाइप के सिलेक्शन उसे करने होंगे बच्चे को, जो भी होगा सिलेक्शन करने वाले उसे दो सिलेक्शन करने होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में किया। अभी धीरे धीरे समझाऊंगा और क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको अभी बेसिक चीज़ क्या समझ में आई कि बेस थ्योरम हम उन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे जहाँ सिलेक्शन क्या होंगे, दो टाइप के होंगे। पहला टाइप जैसे इस क्वेश्चन में बैक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और दूसरा टाइप फिर बैक सिलेक्ट करने के बाद उसे क्या सिलेक्ट करना है, बॉल सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है, आपको इवेंट लेट करनी पड़ेंगी। तो इवेंट कौन सी लेट करेंगे, एक इवेंट लेंगे आप E1, एक इवेंट लेंगे आप E2, एक E1 और एक E2, और एक इवेंट क्या लेंगे बेटा, A, एक इवेंट क्या लेंगे A, यानी एक समझ लो, एक तो आपको इवेंट E लेनी है और एक इवेंट क्या लेना है A। तो आप कहोगे सर आपने E1 और E2 दो क्यों लिख दिए यहाँ पे, E का मतलब दो, अभी आप बोल रहे थे क्वेश्चन में दो इवेंट होंगी, एक मान ली E और एक मान ली A, तो E को आपने E1 और E2 क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो E1 E2 E3 कितने भी हो सकते हैं ये, क्योंकि जो पहला सिलेक्शन है, पहला सिलेक्शन किसका था, बैक का, और बैक कितने थे, दो, तो दो E1 और E2 बनेंगे। अगर मान लो बैक होते तीन, तो E1 E2 और E3, ये इस पर डिपेंड करेगा, मतलब इवेंट दो ही है, एक E और एक A। E इवेंट कौन सी होगी, बैक मतलब, अब सुनो, अब मैं ये भी कंफर्म क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से मैं, E इवेंट E1 E2 E3 कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ना, मेन नाम है उसका E इवेंट हमेशा वो होगी जो काम सबसे पहले होगा क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन में काम क्या हुआ है बेटा, पहले उसने बैक सेलेक्ट करा होगा या बॉल सेलेक्ट करी होगी, बैक। तो E वाली जो इवेंट होगी वो हमेशा कौन सी होगी बेटा, जो काम सबसे पहले होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, इस वाले में तो क्वेश्चन में बॉल और बैग है, तो मैं बोल दूं कि बैक वाले को फर्स्ट E1 ले लेना और बॉल को सेकंड ले लेना, तो बाकी क्वेश्चन में आप फेल हो जाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन बॉल और बैक का नहीं आएगा, हर कोई क्वेश्चन कार्ड का आएगा, कोई किसी चीज़ का आएगा, कोई किसी चीज़ का आएगा। तो आपके माइंड में क्या सेटअप होना रहना चाहिए, E हम किसको लेट करेंगे, जो काम सबसे पहले होगा। तो पहले इस क्वेश्चन में काम क्या हुआ है, बैक सिलेक्शन हुआ, तो लिखेंगे लेट E1 इज द इवेंट। अभी आप बाद में लिखना, पहले मुझे लिखने दो सारा कुछ, मैं बाद में टाइम दूंगा, केवल 15-20 मिनट जो मुझे लगनी है वो स्टार्टिंग में लगनी है इस क्वेश्चन में, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। लेट E1 इज द इवेंट, E1 इज द इवेंट सेलेक्टिंग द फर्स्ट बैक, सेलेक्टिंग द E1 मैंने किसको मान लिया बेटा, फर्स्ट बैक को सिलेक्ट करने को, क्योंकि E तो क्या थी, बैक को सिलेक्ट करने की, लेकिन दो बैक थे ना, तो E पहला बैक सिलेक्ट कर सकते हैं या दूसरा बैक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसका नाम क्या दे दिया, E1 E2, सब पार्ट बना दिए E के। तो E2 इज द इवेंट क्या हो जाएगी बेटा, E2 इज द इवेंट सेलेक्टिंग द सेकेंड बैक। अब बताओ क्या E1 और E2 लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर, अभी केवल आप इसी क्वेश्चन की बात करो, है ना, आगे क्या होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या E1 और E2 में कोई डाउट है किसी बच्चे को, E वाली इवेंट समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे A इवेंट की, किसकी बेटा, A इवेंट। A इवेंट हम किसको लेट करेंगे, A इवेंट हमेशा उसको लेट करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि भाई जो बॉल निकाली है वो बॉल कौन से कलर की है, तो A इवेंट हमेशा उसको लेट करना है आपको जिसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्वेश्चन में क्या कर दी है, डिक्लेयर कर दी, बता दिया है। तो A इज द इवेंट ड्रॉन बॉल इज रेड कलर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, हाँ बेटा एक मिनट रुक जा श्रुति, अगर बेटा आपको नहीं पढ़ना है क्लास से बाहर चले जाओ, मुंडी पीछे घूम के क्या हो रहा है ये, जब मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, क्लास में सब बच्चों को बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी बातों में ध्यान ही नहीं मेरी बात पे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रही है मुस्कान, और वो कभी तो सीरियस हो जाओ कि बस माँ बाप के पैसे बर्बाद करने सब बच्चों को। हाँ बोलो तुम क्या बोल रही हो, ठीक है A1 A2, क्योंकि ब्लैक बॉल का तो काम ही नहीं है ना, उसने बोल दिया ना कि जो बॉल निकाली वो कैसे कलर की है, तो उसमें तो ये है ही नहीं कि ब्लैक बॉल निकली होगी, उसका चांस ही नहीं है, क्योंकि दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिक्लेयर कर रखी है कि भाई दूसरी बॉल क्या है, रेड निकली है, तो अब ब्लैक बॉल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, वो ब्लैक बोल देगा तो मैं ब्लैक लिख दूंगा, मुझे क्या दिक्कत हो रही है। अगर वो बच्चा आके बोल देता कि ब्लैक बॉल निकली, तो मैं ए क्या ले लेता, द ड्रॉन बॉल इज ऑफ ब्लैक कलर। हमें क्या, जो क्वेश्चन कहेगा हम तो वही लिखेंगे ना। अगर बैक डिक्लेयर हो क्वेश्चन में, पहले जो काम होगा उसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा गिवन होगी। ठीक है ना,
अभी क्वेश्चन से धीरे धीरे क्लियर हो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अभी हल्की हल्की चीज़ समझो बस। पहले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, पहले क्वेश्चन को हल्के लाइटली समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप डीप में चलेंगे हम इसके अंदर, एक एक करके डाउट सारे क्लियर होंगे। अभी एक पहले क्वेश्चन में घुस जाओगे ना अंदर तो फंस जाओगे, इसलिए बड़े आराम से पहले E1 E2 समझ में आया क्या होता है, ए समझ में आया क्या होता है कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का 6-7 लाइन का लिखा होगा पेपर में, और जो बोर्ड के पेपर बनते हैं ना उसमें तो आधा पेज मान लो, तो बच्चे देख के भूल जाते हैं क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन कैसे समझे। इसलिए मैं एक एक लाइन करके बता रहा हूँ कि E1 किसको लेट करना है, E2 किसको लेट करना है, ए किसको लेट करना है, ठीक है। उसके बाद वापस चलते हैं हम बस। अब देखो PE1 बेटा प्लीज अब सुनो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा चाहे, अभी पहले ये डिस्टर्ब मत करो बीच में। PE1 का मतलब, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E1 का मतलब पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास 2 बैग हैं बेटा, इनमें से पहला बैग सिलेक्ट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। PE1 का मतलब 1/2 आ गया, PE2 1/2, दूसरा बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2। और एक बात और, अगर मान लो सपोज करो इसी बैग में इस 3 बैग कर लेता मैं इस क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती 1/3 और आगे ना बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको। अब मैं आगे चलता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ बेटा, यहीं पे लिखता हूँ जरा मैं। सबसे पहले आपसे पूछता हूँ PA/E1। अब आपको निकालना है PA/E1। ए का मतलब क्या है बेटा रेड बॉल, ए का मतलब क्या है, E1 का मतलब क्या है, यानी एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि रेड है और कौन से बैग में से निकाली गई है। तो बताओ फर्स्ट बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल कितनी है, टोटल कितनी है, तो PA/E1 कितना हो गया 4/10। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब दूसरी चीज PA/E2, A/E2 का मतलब, ए का मतलब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, E2 का मतलब सेकंड बैग। अब बताओ सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/10। मैं काट नहीं रहा हूँ, वैसे ही लिख रहा हूँ बस, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। PE1 समझ में आया, हर क्वेश्चन में आपको यही 4 चीज़ें निकालनी है हर क्वेश्चन में। PE1 समझ में आया, PE2 समझ में आया, PA/E1 का मतलब कि भाई जो वो रेड बॉल में निकाल के लाया है उसके फर्स्ट बैग में से निकालने की क्या है, सेकंड बैग में से निकालने की क्या है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यहाँ तक तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन सब गिवन होगी, जो मैंने लिखा है वो क्वेश्चन में ही दिखा होगा, बस उसको मैंने सामने लिख दिया है आपके। अब बात आएगी वो क्वेश्चन में क्या कहेगा। क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि बच्चा जो बॉल निकाल के लाया है वो फ्रॉम बैग फर्स्ट, ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम बैग फर्स्ट। हमने मान ली इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कौन से बैग में से निकाली गई है, फर्स्ट बैग में से। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन से बैग में से निकाली गई है, फर्स्ट बैग में से, है ना। और फर्स्ट बैग को मैंने क्या माना था, तो ऊपर क्या आएगा E1, PE1। और पहले बैग में से निकाली गई कौन सी बॉल निकाली गई है, रेड बॉल को क्या माना था मैंने, तो क्या निकालना है बेटा आपको क्वेश्चन में PE1/A। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता, अगर मैं ये कहता कि जो बॉल बच्चा निकाल के आया है वो रेड है और आपको ये बताना है कि वो सेकंड बैग में से निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपको क्या निकालना होता है बेटा PE2/A। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहाँ तक क्लियर है सबको। PE1 फर्स्ट बैग में से फर्स्ट बैग की निकालने की प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब रेड बॉल निकल चुकी है उसमें से, ये बात क्लियर है। अपॉन में कौन सी कंडीशन आती है बेटा, गिवन कंडीशन, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी ना, PE/F, F क्या होता था गिवन, जो पहले हो चुका है। ऐसे यहाँ पे E1 का मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि पहले बैग में से बॉल निकाली, अपॉन में ए कौन सी बॉल निकाली है, रेड बॉल निकाली है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चाहे वो ये पूछेंगे आपसे क्वेश्चन में, चाहे वो आपसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, कोई एक चीज़ पूछेंगे आपसे, ठीक है। अब आप कहोगे सर मान लो ये पूछ लिया हमसे PE1/A, है ना, PE1/A ये मुझे निकालना है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, इसका फॉर्मूला बनाना, मैं याद करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ कि याद कर लो बेस थ्योरम को रट लो, बस आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। आपको बस वो जो चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ उसी को ध्यान देना है। क्या निकालना है बेटा आपको PE1 में, तो आप सबसे पहले लिख देना, ऊपर E1 है ना, तो आप लिख देना PE1। क्या लिख दोगे बेटा, आप लिख दोगे, बनाना सिखा रहा हूँ, याद करने की ट्रिक जिससे आपके दिमाग में रहेगा हमेशा, एग्जाम में याद करके मत जाना, बस इस ट्रिक समझ लो कैसे लिखना है फॉर्मूला। PE1 लिख दिया ऊपर, इनटू में इसको रिवर्स कर देना, PE1/A था तो आप क्या लिख दोगे A/E1। ठीक है बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक।
अच्छा, अगर मान लो ये निकालना होता आपको, पी ई टू बाई ये निकालना होता, तो बताना ऊपर क्या आता, पी ई टू पी, पक्का ना, आगे ना बात समझ में। अगर मान लो पी ई थ्री बाई ये पूछा होता तो मैंने पी थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री, आगे ना बात समझ, ऊपर का क्लियर हुआ सबको कवर। अब आ जाएगी नीचे, नीचे में जो ऊपर लिखा है वो तो लिखना ही लिखना है, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, ठीक है ना बेटा। ई वन के अलावा कौन सी इवेंट थी, ई टू भी थी ना तो प्लस में पी ई टू पी ए अपॉन में ई टू, है ना। देखो नीचे हमेशा सारे टोटल आएंगे, टोटल जितनी भी इवेंट होंगी, ई वन और ई टू जितनी भी है ना, जितनी इवन है, दो इवन थी ना, जो इवेंट थी वो दो थी, ई वन और ई टू, तो एक बार ई वन के साथ में पेयर और एक बार किसके साथ में पेयर, ई टू के साथ में। यहाँ बताना क्या आएगा, ये सेम आएगा, ई वन वाला भी आएगा और ई टू वाला भी आएगा, तो नीचे क्या आएगा, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन, ये नीचे का हमेशा सेम रहेगा। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में तीन इवेंट होती तो ये तो ई वन और ई टू तो रहते रहते, प्लस में क्या लग जाता, पी ई थ्री लग जाता, यानी जितनी इवेंट होंगी उतनी इवेंट टोटल में चली जाएंगी, ठीक है। और ऊपर कौन सी इवेंट आएगी, ऊपर बताओ कौन सी आएगी, जो हमें निकालनी है उस वाले का आएगा, ई वन आएगा तो ई वन वाला पेयर आएगा, ई टू निकालना है तो कौन सा पेयर आएगा ऊपर, ई टू वाला पेयर आएगा। आगे बात समझ में, ये फॉर्मूले आपको अपने आप बनाने हैं, ये मैंने सिर्फ आपको बनाना सिखाया है, एक्चुअल में बेस थ्योरम बुक में देखोगे तो वो अजीब तरीके लिखी हुई है, तो उसमें नहीं जाना है देखने कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना। आपको बस ये तरीका समझना कि मुझे ऐसे निकाल बनाना है फॉर्मूला, ठीक है। इसी थ्योरम को जो मैं लिखा है फॉर्मूला, इसको कहते हैं हम बेस थ्योरम। क्या कहते हैं बेटा हम इसको, बेस थ्योरम। चलो अब पी ई वन बाई ये निकालते हैं, पी ई वन बाई ये निकालते हैं, तो देखो पी ई वन कितना था, जो मैंने चार चीज निकलवाई, वन बाई टू, पी ई वन कितना था, वन बाई टू, और पी ए अपॉन ई वन 4/10, ऐसे यहाँ पे 1/2 इंटू 4/10 प्लस 1/2 इंटू 5/10, बस वैल्यू लगा दी, कैलकुलेट एंड गेट आंसर, हो गया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा बेटा ऊपर देखो 4/20, यहाँ पे भी 4/20 प्लस 5/20, तो 4/20 ये 29/20 से 20 कट गया, आंसर कितना आ गया बेटा 4/9। तो पहले बैग में से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 4/9। बोलो कोई दिक्कत बेटा। अब एक बार फटाफट से नोट कर लो, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ ये, फिर आगे चलेंगे, धीरे धीरे डाउट बिल्कुल क्लियर होंगे। 2-3 क्वेश्चन करने हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है हमें, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन होने दो, बस पूछना है तुम्हें कुछ, एक बार नोट कर लो फिर बताऊँगा, रिपीट करो, एक बार पूरा नोट कर लो सिस्टम। भाई मैं अभी 3 वाला भी करवाऊंगा क्वेश्चन, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं कह रहा हूँ एक साथ मत कोशिश करो सब जानने की। अभी बस ये सोचो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया तो बस आगे भी समझ जाएंगे हम सारा, बस एक क्वेश्चन पर फोकस करो जो मैंने अभी करवाया है। सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा बेस थ्योरम के, मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप, अपने 5 नंबर पक्के कर रहे हो, ऊपर लिख लेना टॉपिक के 5 मार्क्स। बेटा फिर बातें शुरू हो गई, रुक, हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम करो फटाफट। हो गया बेटा,
कर दूं बेटा नेक्स्ट, कर दूं बेटा नेक्स्ट, चलो क्या बेटा, बेटा इन्वर्टर से चल रहा है, इसमें कन्वेंशन एक ही में है, लाइट चली गई है। तू पढ़ लिया कर, मैं सही बता रहा हूँ, ये फालतू बकवास मत किया कर, हर टाइम अच्छा नहीं लगता है ना। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, पढ़ने पर ध्यान दे लो, जो इंपॉर्टेंट मार्क्स आ नहीं रहे हैं तो। दूसरा पेज भी कर लिया तूने? करो बेटे फटाफट से करो। नहीं, इसमें दो चीजें हैं ना, एक की प्रोबेबिलिटी डिक्लेयर कर रखी है। वो क्वेश्चन में अगर सेकंड बैग पूछा हो तो ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट बैग बोला हो तो ये वाला फॉर्मूला, ऐसे समझ लो, है ना। अगर सेकंड बैग का पूछा है तो ये वाला यूज़ करना है। हाँ जी बेटा, अब बताओ क्या पूछ रहे हैं, मैं रिपीट करूँ क्या पूछना, बताओ। हाँ। कौन सी से? ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, हमेशा दो इवेंट दे रखे होंगी, जिसमें पहला काम दे रखा होगा और दूसरा काम दे रखा होगा, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और पहले वाले की पूछी जाएगी। हाँ हाँ, तो फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना। मैं बोलूँ पहला बैग सेलेक्ट कर, पहले बैग में से रेड बॉल निकालिए, क्या हुआ अच्छा क्वेश्चन खत्म। तो इसमें तो कोई बचा ही नहीं ना। इसमें ट्रिक तो जब ही है ना जब बैग का पूछा जाए। अगर मैं कह दूँ पहले बैग फिक्स है भाई, पहले बैग सेलेक्ट कर ली, अब अंकुश ने पहला बैग सेलेक्ट कर लिया, मेरे को रेड बॉल पता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया वो तो है। कह तो रहा हूँ मैं, और क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ बेटा बात अब बंद नकुल। चलो एक बार बेटा 13.3 निकालो और क्वेश्चन नंबर 2 बस रीड करके देखो। 13.3 क्वेश्चन नंबर 2 बस रीड करना है आपको। 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। बॉल तो अलग अलग होंगी, हाँ बॉल तो होंगी सेम। बेटा हो जाएगा क्या क्वेश्चन नंबर 2? पक्का? छोड़ दूं क्वेश्चन नंबर 2, छोड़ दूं? चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब मैं कराऊंगा आगे की कहानी। बेटा एक पेज बुक दे दो मुझे। बेटा बस क्वेश्चन समझना, बुक में पढ़ना जरूर। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको देता हूँ पढ़ने के लिए, बस सॉल्यूशन की बात छोड़ दो, सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, बस क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा सब। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, बस क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना आपको। फिर मैं पूरे क्वेश्चन को रिपीट करूंगा क्या लिखा हुआ है, अभी बस अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया बेटा? चलो सुनो अब बेटा मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो पढ़ा है वो अपने माइंड में देखना कि आपने वही पढ़ा है जो क्वेश्चन में था, जो मैं आपको बताऊंगा अब, है ना। अब बस आपको ये चेक करना है बेटा क्या हो रहा है पीछे, अपना पढ़ना है बस, किसी को समझाना नहीं। मैं समझाने को बैठा हूँ, समझाऊंगा अभी सबको, आपस में बात मत करो। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा था, ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, कॉलेज के स्टूडेंट्स में 60% इट इज़ नॉन दैट
60% ऑफ द स्टूडेंट्स रिसाइड इन हॉस्टल। इन्होंने बोला है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं टोटल कॉलेज में, उसमें 60% बच्चे कहाँ रहते हैं बेटा? हॉस्टल में रहते हैं। एंड 40% आर डे स्कॉलर। 40% कैसे हैं? डे स्कॉलर, मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चन? अब इन्होंने कहा प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट, पहले सालों के रिजल्ट हमें ये बताते हैं कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, मतलब दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ग्रेड ए। इन्होंने बोला कि प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से हमें ये बताते हैं कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% बच्चों की ग्रेड ए आती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? और जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनमें से 20% बच्चों की ग्रेड ए आती है। ठीक है ना बेटा? यानी हॉस्टल में जो रहते हैं उनमें 30% बच्चे ग्रेड ए ले आते हैं, और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनमें भी 20% बच्चे ग्रेड ए ले आते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब इन्होंने क्या किया, अब ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी क्वेश्चन की। अब वो कह रहे हैं पूरे कॉलेज में से, सभी स्टूडेंट्स में से एक बच्चा सिलेक्ट किया। अब उस पूरे कॉलेज में तो बेटा हॉस्टल वाले भी होंगे और बिना हॉस्टल वाले भी होंगे। अब मैंने उनमें से पूरे में से एक बच्चा सिलेक्ट किया, है ना? अब जो बच्चा सिलेक्ट किया उस बच्चे की ग्रेड ए आई। कौन सी आई बेटा? अब ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा हॉस्टल का हो, और ये भी हो सकता है कि वो बच्चा कहाँ का हो? डे स्कॉलर हो, मतलब हॉस्टलर ना हो। आगे ना बात, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा कैसा है? हॉस्टलर है। कि वो बच्चा कहाँ का है बेटा? वो हॉस्टलर का। अब देखो बेटा सुनो, इसमें दो इवेंट होंगी, इसमें दो इवेंट, दो सिचुएशन आ रही हैं, एक ई और एक ए। ई का मतलब जो काम पहले होगा। अब बताओ पहले बच्चा हॉस्टल में रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिसाइड होगा, या ग्रेड ए आ जाएगी? पहले तो रहेगा, या तो हॉस्टल में रहेगा, या तो ये डिसीजन लेगा कि मुझे हॉस्टल में रहना है या फिर घर में रहना है। तो E1 E2 समझ में आया? तो लिखो लेट E1 इज द इवेंट। अब मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट लिखो, लेट E1 इज द इवेंट, स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर। E1 is the event, student is a hostler, and E2 is the event, student is a day scholar या not hostler, कुछ भी लिख देना। E1 E2 समझ में आया बेटा सबको? E1 E2 क्लियर हुई? अब बताओ ए इवेंट क्या होगी? स्टूडेंट की ग्रेड ए क्या आती है? ग्रेड ए। तो ए इज द इवेंट। ए किसको हमें सेलेक्ट करते हैं? जो डिक्लेयर कर दिया हो प्रोबेबिलिटी कि भाई एक बच्चा सेलेक्ट किया, उसकी ग्रेड ए आई। तो लेट ए इज द इवेंट, स्टूडेंट गेट ग्रेड ए। ठीक है, तीनों क्लियर होगी बेटा? इवेंट हमारे पास E1 पता चली, E2 पता चली, ए पता चली। अब इन तीनों की कहानी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। देखना बेटा, सबसे पहले P E1 का मतलब बताओ बेटा। हॉस्टल में बच्चे सेलेक्ट करता है, हॉस्टल में रहना सेलेक्ट करता है, कितने परसेंट है? 60% चांस। तो 60 अपॉन में P1 समझ में आ गया। P2 बताओ, 40 अपॉन में 100। ठीक है, एक बात और बता दूं, E1 E2 की जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप, उनका सबका सम 1 के इक्वल आना चाहिए अगर करेक्ट है। ठीक है, यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम? P1 P2 समझ में आ गया। अब PA अपॉन E1 निकालेंगे। ए का मतलब ग्रेड ए, बेटा फोन बंद रखो प्लीज सभी बच्चे। ए का मतलब ग्रेड ए आती है। E1 का मतलब, E1 क्या था? हॉस्टल। हॉस्टल में रहने वाले कितने बच्चों की ग्रेड ए आती है? 30%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 अपॉन में 100। ठीक है बेटा, अब बताओ P A अपॉन में E2। ए का मतलब ग्रेड ए, E2 का मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो 20% बच्चे लाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 20 अपॉन में, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? जो क्वेश्चन था वो इन्फॉर्मेशन आ गई, क्वेश्चन से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के रख दी। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया, डिमांड करेगी क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन डिमांड क्या करता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो। मैंने क्या करा? पूरे कॉलेज में से एक बच्चा सेलेक्ट किया। आगे बात समझ में? और खुद बताएगा कि जो बच्चा सेलेक्ट किया उसकी ग्रेड कैसी आई है? ए। ये डिक्लेयर कर दिया, कंडीशन की बने, तो अपॉन में क्या चला जाएगा? ए। अपॉन में तो ए आ जाएगा कि भाई बच्चा सेलेक्ट किया, उसकी ग्रेड कैसी आई है? ए। डिक्लेयर कर दिया था उसने। इस बात की, अब पूछा किस, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बच्चा कैसा है? हॉस्टलर है, हॉस्टल में रहने वाला। हॉस्टल में रहने वाले को क्या माना है मैंने? तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो कहाँ पे आता है? ऊपर। यानी P(E1/A) निकालना है आपको। फॉर्मूला बना रखा है मैंने, सिखा रखा है P(E1/A) का। लगाओ फॉर्मूला, वैल्यू पुट, गेट आंसर। करो फटाफट।
पी ई वन बाई ए का फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं मैं, पी ई वन पी इंटू पी ए अपॉन ई वन, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो फटाफट, जो भी है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे हम, बिल्कुल आपको आसान लगने लगेंगे क्वेश्चन। कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है हमेशा, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। और कैलकुलेशन करने का तरीका वही अपनाना जो मैंने पिछले को एग्जाम्पल में करा था, बिना कट करे सीधे एलसीएम लेके। हो गया तुम्हारा? वन बाई तुम्हारी कितनी आई है? चेक कर इसी का क्या लफड़ा है। ठीक है बेटा, इसका काट दिया अपना। हो गया 9/13? क्यों? जो डिक्लेयर कर दिया उसका तो एक ही होएगा ना। एक के दो पार्ट कैसे हो? डिक्लेयर कर दिया कि एक बच्चा सेलेक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी ग्रेड कैसी आई है? ए। तो अब तो डिसाइड हो गया। वैसे ये हो सकता था कि उसकी ग्रेड ए आई है नहीं आई है, जो बच्चा हमने सेलेक्ट किया, लेकिन मैंने बता दिया कि इस बच्चे की ग्रेड कैसी आई है, ए। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो डिक्लेयर कर देंगे। जैसे तो हम मान लो कि पूरे कॉलेज स्कूल में बच्चे हैं हमारे, मैं एक बच्चा सेलेक्ट करूँ, क्या इस बच्चे की फर्स्ट डिवीजन आएगी नहीं आएगी? तो हो सकता है आ सकती है, हो सकता है नहीं भी आ सकती, लेकिन मैं बोल दूँ ये बच्चा सेलेक्ट किया, उसकी डिवीजन कौन सी आ गई? फर्स्ट डिवीजन आ गई, है ना। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट आई है उसकी, है ना। ए ग्रेड नहीं आई है, हाँ। जब बच्चा मैंने एक सेलेक्ट किया और मैं उसकी इवेंट प्रोबेबिलिटी तो बता रहा हूँ, उसकी ग्रेड ए आई ही आई है। यार क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाएगा ना वो। यार मैं एक बात है, जब मैं बच्चा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इसकी ग्रेड ए आई है या नहीं आई है, मैं खुद बता रहा हूँ ग्रेड ए आई है इसकी। तो अब हाँ, क्वेश्चन ढूंढ के लिख के लाना पूरा, तो तब बताऊँगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते जिनका कोई सिर पैर ही ना हो। चलो ऐसे तो नए नए दिमाग लगाते रहो, ऐसे हो जाए सर, ऐसा हो जाए सर, वो हॉस्टल में नहीं रहता हूँ फिर ना हो। एक मिनट रुक जा, हाँ तू बोल। नॉट इवन का मतलब क्या हुआ पता है तुम्हें? कि वो हॉस्टल में नहीं रहता है। इवन का मतलब क्या था? हॉस्टल में रहता है। और अगर हॉस्टल में नहीं रहता तो कहाँ पर रहेगा? डे स्कॉलर। और डे स्कॉलर की ये निकली हुई है। हाँ, नोट ए कहाँ से आ जाएगा? ए तो डिक्लेयर्ड है ना, ए के बारे में तो क्लियर कर दिया कि भाई इसका ये है। मैं नहीं समझ रहा, छोड़ तू। चलो क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा इवेंट हमेशा डिक्लेयर्ड होगा कि ये हुआ है इसके साथ में, आई है, ठीक है हाँ। तो ऐसे नहीं निकाल सकता ना, इन्फो पूरे क्वेश्चन में पूरी इन्फॉर्मेशन तो देगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि एक चीज दूसरी दे दी और बाकी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आएगी। अगर जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे ना उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 4 को बस पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा जल्दी से।
बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया और इसे स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनो क्या है क्वेश्चन की कहानी, अब मैं पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू चॉइस टेस्ट, इन्होंने बोला एमसीक्यू का एक टेस्ट हो रहा है, उसमें एक बच्चे को आंसर्स करने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और क्वेश्चन किस टाइप का है, एमसीक्यू टाइप का है। अब वो एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर देगा बच्चा, उसके बाद दो ही रास्ते होते हैं, या तो उस क्वेश्चन का आंसर उसे पता होता है ना, एमसीक्यू मैंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा तो आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है, या आप क्या करोगे, गैस करोगे, है ना, कि गैस कर दिया भाई ये ले, यही दो ऑप्शन है, या तो आपको पता है या गैस, चीटिंग का ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है। आप सोचो तीसरा चीटिंग पूछ के बता देंगे किसी से, वो ऑप्शन क्वेश्चन ने मना कर दिया कि भाई दो ही तरीके से वो दे सकता है, या तो उसे आता है या वो उसे गैस करेगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। लेट, ध्यान से सुनना बेटा, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। 3/4 किस बात की प्रोबेबिलिटी है, कि इस क्वेश्चन का आंसर इसे आता होगा। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया तो मुझे 3/4 चांस है कि इसको आंसर आता है बच्चे को। एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी ही गैस, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है कि उसने गैस किया। मान लो उसने आंसर आने के चांस 3/4 है और गैस करने के आंसर कितने हैं, 1/4। अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट, अब ये माना जाता है कि हु गैस एट द आंसर, मान लो कोई अगर बच्चा उसको गैस करता है, तो बेटा गैस कर, हमने किसी आंसर को गैस किया एमसीक्यू में, तो उसमें भी दो कंडीशन हो सकते हैं ना, हो सकता है ठीक हो, तुक्का लग गया हो, या हो सकता है गलत ही हो, दे दो कैसे मानेंगे ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर उसने आंसर गैस किया है तो उसमें केवल करेक्ट होने के चांस कितने हैं, 1/4। मतलब आपने आंसर गैस किया और गैस करे हुए आंसर को सही होने के चांस कितने हैं, 1/4 चांस है। ठीक है बेटा यहाँ तक? ये तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी। अब क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बच्चे को आंसर आता था, द आंसर इज करेक्टली, कि जो उसने आंसर दिया वो करेक्ट था, लेकिन वो आंसर उसे आता था। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि मान लो किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया और वो करेक्ट निकला, तो ये भी तो हो सकता है उसने आंसर वो गैस किया हो, और हो सकता है उसे आता हो, दोनों कंडीशन हो सकती है ना। अब मुझे बताओ इसमें E1 और E2 किसको लेट किया जाएगा, आंसर वाले को, मतलब वो आंसर जानता था और E2 गैस किया है। तो लिखो लेट E1 इज द इवेंट, लेट E1 इज द इवेंट स्टूडेंट नोज द आंसर, एंड E2 इज द इवेंट स्टूडेंट गेस द आंसर। हमने मान लिया E1 उसे आंसर आता है, E2 मान लिया आंसर गेस करता है। ठीक है, E1 E2 समझ में आ गया सबको। अब ए किसको लेट करेंगे, आंसर इज करेक्ट, ए इज द इवेंट, आंसर इज करेक्ट। जो क्वेश्चन में गिवन होगी, डिक्लेयर कर रखा है, उसको हमेशा ए मानेंगे। ए इज द इवेंट, आंसर इज करेक्ट। अब सुनो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सबसे पहले PE1 3/4, PE1 कितना हो गया 3/4। PE2 बताओ कितना होगा 1/4। अब प्लीज अब स्टॉप, अब 1 मिनट कुछ नहीं लिखना। अब मुझे दो चीजें निकालनी है, PA/E1 एक, और दूसरा निकालना है PA/E2। कौन बच्चा बताएगा PA/E1? पहले A/E1 का मतलब बताओ। A का मतलब करेक्ट, E1 का मतलब जानता था। बताओ PA/E1 कितना होगा? क्यों? मतलब गैस करेगा तो आंसर सही नहीं हो सकता? वो तो बाद की बात आएगी ना, वो तो निकाल, अभी तो मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। ए का मतलब देखो क्या क्या हो सकता है, आपने आंसर करेक्ट दिया तो हो सकता है गैस किया हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो दोनों को निकाल, देखो सुनो, इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको स्टार लगाने के लिए बोला था ना, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि क्वेश्चन में PA/E1 की वैल्यू कहीं नहीं है ना। और बच्चे यही फंस जाते हैं कि PA/E1 कहाँ से आएगा। देखो सबके सामने, ए का मतलब आंसर करेक्ट, E1 का मतलब, एक बात बताओ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो वो करेक्ट ही दोगे ना, श्योर इवेंट हो गई ना ये। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, बच्चे ढूंढते रहते हैं गया कहाँ है, कहाँ से निकाले वैल्यू। PA का मतलब करेक्ट आंसर, E1 का मतलब जानते हो। ये सिंपल सी बात है, अगर तुम आंसर जानते हो तो करेक्ट पे टिक करोगे ना, फिर तो गलत का चांस ही नहीं है।
पी ए अपॉन ई वन हो गया वन। अब पी ए अपॉन ई टू का मतलब बताओ पहले। ए का मतलब करेक्ट, ई टू का मतलब गैस करने के बाद करेक्ट होने के चांस क्वेश्चन में ढूंढो कहीं मिलेगा। वह लिख दो 1/4। यहां तक तो सब कुछ क्वेश्चन से निकालना है मुझे। अब जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, पी ई वन अपॉन में ए, लगाओ फॉर्मूला, आंसर निकाल लो। पी ई वन बाई ए निकालो, पी ई वन बाई ए भाई। बेटा कितना आंसर आया, बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है, पीछे कितना है बस, तुम्हारा सही आ गया ना बस। 80 80 के ऊपर 19 सौरभ, नैतिक, कुणाल, कुछ कर लिया करो यार, खाली पे एक सीट नहीं भर पाते हो। दिव्या,